नेपाल के जो प्रदेश संरचना में जो सरकार था, प्रोविंस गवर्नमेंट्स जो था, वो अभी के वक्त में डिसकंटिन्यू हुआ है। नई सरकार के गठन हुआ है, फिर भी नई सरकार ने विश्वास के मत लेना ही अभी के वक्त में बहुत दिक्कत आ रहा है। अब क्या होगा नेपाल में, जैसे ये सिचुएशन क्रिएट हो रहा है, क्या मानना है अभी के वक्त में आपको इस टाइम? देखो सुमन भाई, किसी भी देश को अगर प्रगति करना है तो उसमें शांति और स्टेबिलिटी होना आवश्यक है, अनिवार्य है। विदाउट दैट यू कांट प्रोग्रेस। तो भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी जब सुशीला जी को विश किया था, बधाई दिया था, उन्होंने कहा था कि नेपाल में शांति और स्थिरता के लिए हमारा अटल समर्थन है। बिल्कुल। उसी तरह जब बालन जी अपॉइंटेड हो गए प्राइम मिनिस्टर, तो सिर्फ बालन जी को नहीं, उनको मालूम है कि दो गुट है इस स्वतंत्र पार्टी में जी, और उन्होंने उस वक्त इस रूलिंग पार्टी के प्रेसिडेंट सभापति रवि लामिछाने को भी उन्होंने बधाई दिया था। बिल्कुल। उसमें भी उन्होंने कहा था कि शांति और स्थिरता के लिए भारत जो है उसका अखंड समर्थन है। इसका मतलब भारत किसी भी लेंथ में जा सकता है। अब इस सिलसिले में अभी अजीत डोभाल चाइना में है, उनका कल एक मीटिंग हो गया, वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर, शायद वो 2 दिन के विजिट में है, आज भी कुछ डिस्कशन होगा। एंड द मेन कोर इशू इज़, वन ऑफ द कोर इशू इज़ बॉर्डर। हम लोग 1100 किलोमीटर, हम लोग बॉर्डर स्टेट है जी। चाइना अपने बॉर्डर पर है, भारत 150 किलोमीटर नीचे है। बिल्कुल। अगर कोई प्रॉब्लम हो गया नेपाल में, व्हाट कैन इंडिया भारत डू देन? व्हाट शुड भारत डू? ये एक प्रॉब्लम है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ कि नेपाल में किसी भी कीमत में राजनीतिक स्थिरता चाहता है भारत। वो इस स्वतंत्र पार्टी न फूटे, इसीलिए रवि लामिछाने को मोदी जी ने इनवाइट किया और वो जो मान दिया, इज्जत दिया है, वो उसी के लिए दिया जी। एंड ही हैज़ फेल्ड इन नेपाल नाउ, क्योंकि भारत से लौटने के बाद जितना इन फाइटिंग स्वतंत्र पार्टी में बाहर आया, उससे पहले नहीं था, अभी खुल के आ रहा है जी। हाउस में देखो, बाहर देखो। कल जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर का he has a program of answering the questions of our MPs। जी। उसमें सबसे इंटरेस्टिंग जो है, उसमें अमरेश कुमार सिंह जो उन्हीं के पार्टी के हैं, जो अभी तक विरोध जता रहे हैं, उन्होंने यहाँ तक कर दिया कि अगर स्वतंत्र पार्टी के लीडर मध्य प्रदेश में आएंगे तो उनको वहाँ से जनता लखेटेगा, भगाएंगे। तो यहाँ तक का है। तो वो जो क्वेश्चन कल करेंगे हाउस में, दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। उससे बालन सरकार ही नहीं, नेपाल का जो राजनीतिक स्थिरता है उसको भी वो चित्रित करेगा। वी कैन गेस। अभी क्या है कि डिवाइडेड स्वतंत्र पार्टी वो कभी भी नेपाल में राजनीतिक स्थिरता नहीं ला सकता है। उस वक्त इस 150 किलोमीटर का जो डिफरेंस है, उसको कैसे निगोशिएट करेगा भारत, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा भारत को। आइदर इन दैट केस दे विल हैव टू मूव इनटू नेपाल, because if China moves from north, then they will cover, because they will have the surprise element। सरप्राइज एलिमेंट चाइना के पास होगा। भारत तो मूव नहीं करेगा, पर चाइना ज़रूर करेगा अगर वैसी स्थिति हो गई भारत और चाइना में। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि वैसा स्थिति है, मोस्ट प्रॉबेबली 99% इसको अवॉइड किया जाएगा। इसीलिए अजीत डोभाल चाइना में और जयशंकर जी पुतिन से मिल रहे हैं, जस्ट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सार्क। और उसमें जब तक बॉर्डर इशू में भारत और चाइना के बीच में कोई
सॉलिड अंडरस्टैंडिंग अगर डेवलप नहीं होता है, देन देयर विल ऑलवेज बी अ रिस्क ड्यू टू नेपाल। जी हमारे यहाँ अस्थिरता न होने पर यहाँ से भारत को सिक्योरिटी थ्रेट है, चाइना को भी सिक्योरिटी थ्रेट है, देन दे विल हैव टू इंटरवीन। उस वक्त क्या होगा, देन वी विल ऑल्सो हैव टू रिपेल, हमें भी विरोध करना पड़ेगा ना। तो हमारे यहाँ तो मिलिट्रीली तो हम लोग मैच नहीं कर सकते हैं भारत और चाइना को, पर गुरिल्ला वॉरफेयर शुरू होगा जी, उसका हमें डर है। और वो चीज़ अभी जिस तरह से हमारे यहाँ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है ड्यू टू द इनफाइटिंग, और इसको ये भी समझ सकते हैं कि इनके जो नालायकीपन है, नॉट एबल टू रूल द कंट्री प्रॉपरली, स्वतंत्र पार्टी में ये कमजोरी देखा गया है। जी अभी कोई भी समस्या ये सरकार हैंडल कर नहीं पा रहा है। अघि बालन की जो हाँ। गवर्नमेंट है वो अभी लेटेस्ट अभी खबर आया है कि एक महिला कांस्टेबल, ट्रैफिक पुलिस महिला कांस्टेबल को एक लड़के ने इसलिए मारा कि उसको फुट ब्रिज से क्रॉस करने को कहा गया। हाँ। उसको हम लोग आकाशीय पुल बोलते हैं, उसको भारत में फुट ब्रिज बोलते हैं। जी तो वो कोई बड़ी बात तो नहीं थी। दैट लेडी कांस्टेबल डिडंट डू एनी रॉन्ग, उसको उत्तेजित करने के लिए भी वो कोई बात नहीं था। जी इट वॉज फॉर हिज सेफ्टी, उसको समझना चाहिए था। बट हमारा पब्लिक का मेंटल स्टेट ऐसा एक्सट्रीम में पहुंच गया है कि किसी दिन ये अगर एक जगह इकट्ठा हो गया ये जो फ्रस्ट्रेशन, तब हम लोग तो यहाँ पर अराजकता, हाँ वो हम लोग कल्पना कर सकते हैं, विच विल बी अ डिजास्टर फॉर नेपाल। जी, जैसे कि सर मैंने शुरुआत में भी पूछा था, अभी के वक्त में देखें तो कई सारे प्रोविंस पर ये जो नई सरकार के गठन होना चाहिए था वो नहीं हो सका है। मुख्यमंत्री शपथ ले चुके हैं, कई सारे प्रदेश सभा के जो मेंबर है उन्होंने समर्थन भी जताया है, लेकिन अभी विश्वास के मत लेने के लिए दिक्कत हो रहा है, क्योंकि जिसने शुरुआती चरण में वो क्या बोलते हैं समर्थन, जी जिसने समर्थन किया है, अभी उन्होंने समर्थन फिरता लेने भी वाले हैं। कई सारे ने अभी के वक्त में देखें तो विश्वास के मत ही नहीं देने वाले हैं। इस वजह से अभी बागमती प्रदेश सहित कई प्रदेश पर अभी के वक्त में विश्वास के जो मत लेना था वो अभी नहीं हो पाया है। इस तरह से देखें तो जो प्रदेश सरकार है वो अब अनस्टेबिलिटी के तरफ जा रहा है। अब क्या हुआ है, क्यों ऐसा हुआ है? क्योंकि शुरुआती चरण में वादा किया था कि कई राजनीतिक दल ने, यहाँ तक कि राप्रपा ने भी वादा किया था कि हम प्रदेश सरकार जो अभी के मुख्यमंत्री किरण थापा मगर जो है उनको हम विश्वास के मत देंगे, लेकिन अभी के वक्त में पार्टी के सेंट्रल कमेटी ने विश्वास के मत देने से इनकार किया है। अब ऐसे देखें तो प्रोविंस जो गवर्नमेंट है, प्रदेश सरकार है, वो असफल होने की कगार पर है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों पॉलिटिकल लीडर ही अभी प्रदेश को असफल बनाने के लिए दौड़ रहे हैं? क्या हो सकता है सर अभी के वक्त में? देखो 11 महीने पहले जो हमारे यहाँ जेएनजी आंदोलन हुआ जी, और उसका नतीजा अभी का गवर्नमेंट है ना जी, उस वक्त तो इसी अनस्टेबिलिटी, इनका भ्रष्टाचारी का कैरेक्टर और कुशासन के विरुद्ध में वो आंदोलन हुआ था ना। तो अभी किसी भी प्रदेश और स्थानीय इकाई में जी, रूलिंग पार्टी का तो एक मेंबर भी नहीं है, क्योंकि इन्होंने उस वक्त पार्टिसिपेट ही नहीं किया था ना। आज जो है इसका हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसमें जो इनफाइटिंग हो रहा है इसी का नतीजा है ना ये। जी, अगर ये यूनाइटेड होते, बालिन ग्रुप और रवि ग्रुप, हाँ, सभापति ग्रुप और प्राइम मिनिस्टर ग्रुप अगर यूनाइटेड होते, देन दे कैन इम्पोज प्रेसिडेंट्स रूल देयर। हमारा भी उसको भंग करके
अर्ली इलेक्शन करके स्टेट गवर्नमेंट को भंग करके दे कैन अनाउंस अर्ली इलेक्शन और वो लोग प्रेसिडेंट रूल कर सकते हैं। वो तो हमारे संविधान में भी है ना जी। वो इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि दोनों गुट ये समझ रहे हैं कि जब हम लोग का क्रैक होगा, पार्टी फूट जाएगा, तो हमें इन्हीं 3 पार्टियों का समर्थन चाहिए जी। गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए। इसीलिए तो हम लोग कह रहे हैं कि ये जो सोच है ये गलत है। और हमने नेपाली अपने कार्यक्रम में जितने बाकी सदस्य हैं इनमें से 182 निर्वाचित हैं, मेंबर्स हैं लोअर हाउस में। अपर हाउस में तो एक भी नहीं है क्योंकि उसका तो इलेक्शन ही नहीं हुआ। उसमें से 4 एमपीज को छोड़ के एक सभामुख जिनको ऐसे पार्टी पॉलिटिक्स में भाग लेने का अधिकार नहीं है, हाँ। वो इंडिपेंडेंट है कि नहीं? हाँ बिल्कुल। 2 राइवल ग्रुप्स हैं, एक प्रेसिडेंट है रवि लामिछाने, दूसरे प्राइम मिनिस्टर है, और बीच में खेलने वाले हमारे अर्थ मंत्री हैं। तो 4 को छोड़ के रिमेनिंग 178 जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, दे शुड सिट टुगेदर। और इसका जो क्या हल होना चाहिए? डू दे वांट टू डिस्ट्रॉय देमसेल्व्स एंड डिस्ट्रॉय द कंट्री एज वेल एज द स्पिरिट ऑफ जेनजी रेवोल्यूशन? ये इनके हाथ में है। इसीलिए लास्ट 3 मंथ से ये गवर्नमेंट फॉर्म हुआ, अभी 5 महीना हुआ, 2 महीने के बाद हम लोग अपने नेपाली कार्यक्रम में यही आह्वान कर रहे हैं, वी आर कॉलिंग दोज 178 मेंबर्स टू सिट डाउन और इस रेवोल्यूशन को, स्पिरिट को बचाओ। यंग जनरेशन को जो विश्वास दिया गया है नेपाली जनता के तरफ से, 2/3 सीट दिया गया है, उसको बचाओ। और जब इस उतना हो जाएगा तो अगर उस स्टेज में बालेन और रवि, इफ दे डोंट टो द लाइन डिस्क्राइब्ड by these 178 MPs, then they should be even ready to change the leadership, both of the party and government. जी। वो ही एक सोल्यूशन दिखाई दे रहा मेरे को। ये तो होना ही था। जब आप एक पुराना सिस्टम और नया सिस्टम को साथ चलाना चाहोगे तो ये तो होना ही था ना। इसको जब हम लोग लोअर हाउस है ना, प्रतिनिधि सभा जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसको आप लोग भारत में लोकसभा बोलते हैं, वो डिसॉल्व हो गया था, तो अपर हाउस क्यों नहीं डिसॉल्व किया? क्यों नहीं प्रदेश डिसॉल्व किया? लोकल बॉडीज़ को हम लोग छोड़ सकते थे, पर अगर वो लोग प्रतिनिधि सभा को भी डिसॉल्व करते और राष्ट्रीय सभा को भी डिसॉल्व करते और एक ही साथ इलेक्शन हो जाता तो आज ये समस्या नहीं आता। जी। तो वो तो चूक तो इन्हीं के लीडरशिप से कौन रिस्पॉन्सिबल है? ये बालेन रिस्पॉन्सिबल है एज अ प्राइम मिनिस्टर और रवि रिस्पॉन्सिबल है एज द प्रेसिडेंट ऑफ द रूलिंग पार्टी। और किसको आप दोष दोगे? हम लोग जेएनजी आंदोलन से पहले का सारा दोष हम लोग किसको देते हैं? पुराने पार्टियों को देते हैं। अब इस 11 महीने का जो शासन है, इसमें जो भी अच्छाई होगा उसका क्रेडिट भी हमें इसी नया पार्टी को देना है, और जो भी गलत कर रहा है उसको भी हमें इन्हीं को क्रिटिसाइज करना चाहिए, इन्हीं के अगेंस्ट में। आज जनता इतना फ्रस्ट्रेटेड है कि अभी मैंने कहा ना कि गवर्नमेंट का जो रिप्रेजेंटेटिव है उसके ऊपर उसका फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं पीट पीट के। कहीं ऐसा न हो जाए, एक्सट्रीम अगर हो गया, कहीं वो जो जेएनजी आंदोलन में जिस तरह से एक्स प्राइम मिनिस्टर को पीटा गया, हाँ, इवन बालवाटार में जाके उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ओली जी को घेरा गया
और अगर आर्मी उनको रेस्क्यू नहीं करता तो क्या हालत होता किसी को नहीं पता है। उसी तरह जितने मिनिस्टर्स हैं वो लोग तो मंत्री क्वार्टर में रह रहे थे, दैट वाज एम्प्टीड, इवैक्यूएट किया गया आर्मी की तरफ से। जी, कहीं ऐसा स्थिति ना आ जाए, ये चीज़ बड़ा डेंजरस है। यहाँ जो इंस्टेबिलिटी हो रहा है नेपाल में। मेरे ख्याल से दिस इज टारगेटेड टू द ब्रिक्स कॉन्फ्रेंस, उसमें दखल डालने के लिए, उसको असफल करने के लिए शायद वो हो रहा है। आई होप आई एम रॉन्ग, पर सारा इंडिकेशन उस तरफ जा रहा है। जी, अब जैसे कि कल जो संसद हो रहा है, आपने शुरुआत में भी कहा था कि नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर बालेन्द्र शाह है, उन्होंने वहाँ पर जाकर अभी के वक्त में देखे तो अपने जो उनकी शैली थी, आदत थे, वो क्या बोलते हैं, काले सनग्लासेस लगाने की, काला चश्मा लगाने की, अब उसको खोलने के लिए प्रतिपक्षी दल अभी के वक्त में लंबे समय से कह रहे थे। अब नेपाल के जो स्पीकर है उन्होंने भी कहा था कि अब कोई भी संसद में आने के वक्त सनग्लासेस नहीं पहन सकता है, ऐसा बोला था, और सभ्य ड्रेस के लिए भी आह्वान किया गया था। लेकिन आज न्यूज़ आ रहा है कि अब बालेन्द्र शाह ने मेडिकल चेक का प्रूफ लेकर गया है अभी के वक्त में, जिसमें मेडिकल उनके कंडीशन बताया गया है कि उन्होंने वो काले जो सनग्लासेस हो वो नहीं खोल सकता है, क्योंकि उनकी मेडिकल टर्म ही ऐसा है, ऐसा रिपोर्ट ले जाकर संसद सचिवालय में पेश किया है। अब क्या मान सकते हैं अभी के वक्त में जो उनका आदत है, ये आदत से मजबूर होकर उन्होंने ऐसा किया, या सच में उनका जो आँखों में प्रॉब्लम है क्या हो सकता है अभी के वक्त में? मैं तो शर्म के मारे इस विषय में कम से कम इस चैनल में बोलना नहीं चाहता था, पर आपने बात छेड़ ही दिया तो मुझे बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि नाउ यू हैव द कैट इज आउट ऑफ द बैग। आपने तो छेड़ दिया है ना। अभी के दिन में देयर वाज अ रूलिंग बाय द स्पीकर नॉट अलाउइंग डार्क ग्लासेस, है कि नहीं? कुछ दिन पहले तक कुछ दिन पहले तक हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक फ़ोटो खिंचवाया था हमारे भारत के आर्मी चीफ के साथ। जी, उसमें तो सनग्लासेस नहीं थे। हाँ, अगर उनको लाइट से प्रॉब्लम है तो वो तो कंट्रोल किया जा सकता है ना, तो संसद में जी जो ब्राइट लाइट है उसको ऑफ करके उसको तो कंट्रोल किया जा सकता था। उनके जो जिस लेवल तक वो उनका आँख जो है वो सह सकता है उतना तक तो उसको कंट्रोल किया जा सकता है जी। इससे मुझे इतना शर्म आ गया कि अब नेपाली लोग तो क्या कैसे इसको डिस्क्राइब करेंगे, आई डोंट केयर फॉर दैट, क्योंकि हम लोग नेपाली साइकी हम पहचानते, मैं भी नेपाली हूँ, इस समाज में मैं भी रह रहा हूँ, जी रहा हूँ जी। पर जो फॉरेन डिग्निटरी इस चीज़ को सुनेगा, दिस न्यूज़ को, कि कल उनको फेस करना है हाउस को, और आज जो है वो जो रिपोर्ट जाता है इट्स नॉट फ्रॉम एन आई हॉस्पिटल जी। हमारे संदीप रोहित का क्या है ना, एक हमारे विश्व प्रसिद्ध संदीप रोहित, उनके हॉस्पिटल से क्यों नहीं लिया गया? हाँ, किसी और आई हॉस्पिटल से क्यों नहीं लिया गया? क्यों आर्मी हॉस्पिटल से लिया गया? यहाँ पर र्यूमर है कि दिस गवर्नमेंट इज बैक्ड बाय नेपाल आर्मी जी। इससे उस र्यूमर को और बल मिलता है। अब तो और जितने भी नेपाली जनता है वो क्या सोचेंगे कि दिस गवर्नमेंट इज वर्चुअली रन बाय आर्मी चीफ अमरेश सिंह, जो इन्हीं के लीडर हैं, फायर ब्रांड लीडर जिसको बोलते, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उन्होंने ही कहा था कि यहाँ पर पाकिस्तानी टाइप ऑफ रूल शुरू हो गया है। हाँ। कहा था कि नहीं कहा था?
उनका कहना था मुनीर इज द मेन रूलर ऑफ पाकिस्तान। उनका हिंट इसी तरफ था। इतना केयरलेस हो के अगर ये एक पर्दा डालना ही था तो क्यों नहीं आई हॉस्पिटल से लिया गया, क्यों आर्मी से लिया गया। अभी वो एक वीकेंड मनाने गए थे मुस्तान जी, वो भी सारा बंदोबस्त जो किया गया, अरेंजमेंट जो हुआ था वो आर्मी की तरफ से था, सिक्योरिटी से लेकर सब चीज़ हाँ आर्मी के उसमें था। और आर्मी से बाहर किसी को भी फोटो लेने के लिए भी मनाही था, हम सुनते हैं, है ना। सो दिस इज स्ट्रेंथनिंग द faith, belief that our army is behind this government and the people are slowly detaching themselves from this government. ये बहुत डेंजरस चीज़ है जी। और कल क्या बोलेंगे दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। हम तो फिर कल भी हम लोग बात करने आएंगे, जी। है कि ना, वी विल इन्फॉर्म यू अबाउट दैट। पर जो भी हो इस भू क्षेत्र के लिए नेपाल नाउ इज़ अ प्रॉब्लम आई थिंक। अब कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा, मैं तो एक ही उपाय देख रहा हूँ, विदाउट एक्सटर्नल इंटरफियरेंस। मेरे ख्याल से वही जो रिमेनिंग 178 MPs है, दे शुड टेक अ स्टेप एंड टेक इट इमीडिएटली, नॉट वेरी फास्ट, इमीडिएटली। जी, अब टाइम गुजर रहा है, ऐसा न हो कि व्हेन दे टेक अ स्टेप वो टाइम गुजर गया हो और फिर पछताने के अलावा कुछ भी नहीं हो। क्या होगा कल की जो राष्ट्रीय सभा या बोलूँ पार्लियामेंट की जो बैठक होने वाला है, मीटिंग होने वाला है, उसमें बालेंद्र शाह लाइव जो वहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनके सवालों के जवाब देने वाले हैं। अब कुछ समय पहले उन्होंने जो सवाल जवाब किया था उनमें उन्होंने कई सारे विवाद खड़े हो गए थे उनकी बोली की वजह से। अब ये भी सवाल खड़ा हुआ है कि अब जैसे ही उन्होंने नेपाल के जो सांसद के अपने ही पार्टी के सांसद, प्रतिपक्षी दल के सांसद की जो प्रश्न के सामना करेंगे उसमें वो जवाब दे पाएंगे या फिर से नेपाल में कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट होगा, क्या मानना है अभी के वक्त में आपको? आई थिंक आवर प्राइम मिनिस्टर इज सफरिंग फ्रॉम इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। जी, मैं हमारे दर्शकों को एक इंटरेस्टिंग वाकया सुनाना चाहता हूँ। जब बीपी यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर थे, हाँ, उस वक्त राजा महेंद्र किंग थे यहाँ पर, वो भी डार्क ग्लासेस पहनते थे, है कि नहीं? जी। तो बीपी ने नेहरू जी से पूछा कि आपका हमारे किंग के कैरेक्टर में क्या असेसमेंट है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट आवर किंग? तो उन्होंने कहा था कि देखो मिस्टर कोइराला, तुम्हारा राजा डार्क ग्लासेस पहनता है, आई कांट रीड हिज आईज। अब बोलता कम है, इसलिए उसके विचार क्या है मैं उसको एनालाइज नहीं कर सकता हूँ। ही इज़ एक रहस्यमय व्यक्तित्व है, जी, कह के नेहरू जी ने कहा। आज ये चीज़ बालन जी के ऊपर भी लागू हो रहा है, हमारे प्राइम मिनिस्टर के ऊपर, जी, क्योंकि उनका जो आई से जो एक्सप्रेशन है, आंखों से जो एक्सप्रेशन है, वो कोई नहीं पढ़ पाएगा कल। वो बहुत कम बोलते हैं, सबको मालूम है। आई थिंक ही विल नॉट आंसर द सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, जी, क्योंकि हर एक जो क्वेश्चन आयर होता है, जो सवाल करता है, जो एमपी सवाल करेगा, उसका एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी होता है, जी, पूरक प्रश्न। तो वो शायद वो नहीं लेंगे, क्योंकि वो कोई एक बहाना बना देंगे कि आई वॉज नॉट इन्फॉर्म्ड अबाउट दिस। अभी तो एक जोक मैंने आज नेपाली चैनलों में कहा है, कहीं ऐसा न हो कि कल हमारा थ्रोट प्रॉब्लम है
इसीलिए someone else will answer on my behalf, जी। ताकि एक मेडिकल रिपोर्ट दूसरा ना आ जाए. Then it will be most probably the foreign minister who will be answering the question, और बालन जी वहाँ बैठे रहेंगे. कहीं ऐसा ना हो. अब तो हर एक स्पेकुलेशन में जी हमें विश्वास का कुछ न कुछ अंश दिखाई दे रहा है. जितने लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं, अभी तो देखो ना, जिस तरह से अपने को रहस्यमय तरीका से ये अपना उन्होंने वीकेंड मनाया, हाँ इसमें क्या क्या बुराई था. उन्होंने तो पहले ही अपने स्टेटमेंट में लिख दिया था कि हमें 2 दिन हमें आराम करना चाहिए, आई शुड फील रिलैक्स. उस वक्त हम हल्का फुल्का इंटरटेनमेंट के लिए कोई कमेंट करें तो उसको सीरियसली नहीं लेना चाहिए. और उन्होंने वार्निंग भी दिया था कि अगर हम रिलैक्स ना हो एंड आई डोंट इंटरटेन माई सेल्फ और पब्लिक को इंटरटेन ना करें, देन उसका कल्पना करो उस दिन क्या होगा. जी दिस इज़ अ वेरी डेंजरस स्टेट ऑफ माइंड. जो मानसिक स्थिति है इसको दर्शाता है. अब कल देखा है क्या होता है. लेट्स होप फॉर द बेस्ट. अब उनका जो विवेक है, वो विवेक हमारे पशुपतिनाथ भगवान है, हमारे आराध्य देव हैं, हमारे राष्ट्रीय आराध्य देव हैं. उनको अपना विवेक प्रयोग करने के लिए प्रेरित करें. कभी कभी सिक्स सेंस भी काम करता है, कभी कभी गलत आदमी भी सही जवाब दे देता है. लेट्स होप हमारा जो भारत और चाइना के बीच में जो इमेज है वो कायम रहे, नेपालियों का बदनाम न हो. लेट अस होप एक मैच्योर्ड प्राइम मिनिस्टर के हिसाब से जी वो अपने को फेस करें, प्रस्तुत करें और लॉजिकल आंसर करें, जिसमें लॉजिक हो, जिसमें आम जनता को विश्वास करने का कोई ना कोई आधार हो, मैक्सिमम आधार हो, कोई ना कोई नहीं, मैक्सिमम आधार हो. उसी में हम लोगों का भलाई है. नहीं तो अभी भी मैं लास्ट अपील करता हूँ, हमारे 178 मेंबर्स हैं, वो लोग फिर से बैठें और वो लोग इसका सॉल्यूशन निकालें. उससे अधिक नहीं है. लास्ट में मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ सुमन भाई, कि हमारा ये नया प्रयास है. जी हम लोग कोशिश कर रहे हैं टू रीच मैक्सिमम ऑफ भारतीय ऑडियंस, बिल्कुल है कि नहीं. तो जो भी भारतीय ऑडियंस हमारे दर्शक लोग हैं, उनको हम लोग अपील करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करके इसको अधिक से अधिक भारतीय दर्शकों को पहुंचाएं. उतना अगर आप लोग मदद कर दें तो भारत के जितने भी, भारत के अधिकांश जो पब्लिक है, दे आर हमारे शुभचिंतक हैं नेपाल के, वो हम जानते हैं. मेरे ख्याल से 90% ऑफ भारतीय आर वेल विशर्स. तो उनके पास हम लोग का ये कार्यक्रम अगर आप लोग पहुंचा देंगे तो बहुत मेहरबानी होगी. उससे हमारा 2 देश का रिलेशन को और प्रगाढ़ बनाने के लिए, और जो मिसअंडरस्टैंडिंग है ड्यू टू आवर लीडरशिप, वो दूर हो जाएगा. हम लोग का एफर्ट भी यही है, इसीलिए इस चैनल को चलाया गया है. जी सर, इस समय के लिए आपको बहुत सारा धन्यवाद सर. अभी थैंक यू.